कि एग्जिट पोल आए हैं, ठीक है, सब लोग अपने अपने तरीके से दिखा रहे हैं, लेकिन डे वन से हम अपने काम को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थे कि हमको जनता आशीर्वाद देगी। We'll wait and see the results. See, we made our full effort. We fought as hard as we could. Now we'll see what happens. सर्वे से अलग ही नतीजे खुले। सरकार बनेगी गठबंधन की, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। हमने इलेक्शन के शुरुआत से ही कहा है, एनडीए गठबंधन उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी करेगा। आज आपके एग्जिट पोल्स उसी दिशा में इशारा कर रहे हैं। नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं। आप सभी के साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। तो जितनी शानदार जानदार एबीपी न्यूज की चुनावी कवरेज रही, उतना ही शानदार तरीके से इसी चॉपर के जरिए हमने आपको एग्जिट पोल के वो तमाम आंकड़े दिखाए जिसने बताया कि 5 राज्यों में किसकी बन रही है सरकार। यूपी में चुनाव खत्म हो चुके हैं, अब नतीजों का ही इंतजार है, लेकिन नतीजों से पहले आंकड़े जो कहानी कह रहे हैं उसमें बीजेपी की बल्ले बल्ले होती दिख रही है। 10 मार्च को सबसे तेज नतीजे आप देखेंगे अपने चैनल एबीपी न्यूज पर, लेकिन उससे पहले क्या कहता है यूपी का एग्जिट पोल। सबसे पहले आपको गद्दी के गणित का वो लेखा जोखा दिखाते हैं जो एग्जिट पोल से सामने आ रहा है। तो क्या कह रहा है वोट परसेंटेज, ये समझिए आप। बीजेपी प्लस को 41% वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 34%, बीएसपी को 16%, कांग्रेस को 5% और अन्य के खाते में 4%। तो ये है उत्तर प्रदेश में जो 403 सीटें हैं उनमें कैसा रहेगा वोट शेयर, ये हमने आपको बताया। अब 403 सीटों में अगर आंकड़ों की बात करें तो क्या कहता है गणित, ये भी देख लीजिए। बीजेपी प्लस को 228 से 244 सीट मिलती हुई नजर आ रही है एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में। तो समाजवादी पार्टी गठबंधन को 132 से 148 सीटें, बीएसपी को 13 से 21, कांग्रेस को 4 से 8 और अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर यूपी में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर एग्जिट पोल में बीजेपी को ये नंबर कहां से मिल रहे हैं। इसकी पड़ताल के लिए आज महिला दिवस के मौके पर हमने यूपी के अलग अलग शहरों में महिला वोटरों से बात की। महिला वोटर यानी आधी आबादी। इस बार भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की है। बीजेपी को महिला वोटरों से काफी उम्मीद भी रहती है। ऐसे में हमने अलग अलग शहरों में जाकर महिलाओं से पूछा कि आपने वोट किसे और किस नाम पर दिया। बातचीत देखिए और एग्जिट पोल की बारीकियों को समझिए। आज पूरी दुनिया नारी शक्ति का सम्मान कर रही है। नारी किसी भी रूप में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी तरह से काम कर रही हो, उसके काम की सराहना की जा रही है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो चुके हैं, सभी की निगाहें अब चुनाव परिणाम पर हैं। महिलाएं क्या सोचती हैं उत्तर प्रदेश की। हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले में हैं और वाराणसी ज़िले में हमारे साथ ये तमाम महिलाएं हैं जो घर चलाती हैं, समाज कार्य करती हैं, बच्चों के पढ़ाई लिखाई का ख्याल रखती हैं, एक तरह से घर की गृहिणी पूरी जिम्मेदारी संभालती है। ऐसी ही महिलाओं को तो हम आज याद कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। आप सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम इन महिलाओं से बात करेंगे और जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव तो हो चुका है, लेकिन जब इन्होंने मतदान किया तो इनके मुद्दे क्या थे और अब 10 तारीख के बाद जिसकी भी सरकार बने उससे अपेक्षाएं क्या रखती हैं। आपसे शुरुआत करते हैं, क्या नाम आपका? चांदनी श्रीवास्तव, वाराणसी से महमूरगंज की निवासी हूँ। जी चांदनी जी, हमें बताएं कि आपके यहाँ मतदान हुआ, आपने वोट किया था। क्या जब आप वोट डालने गई क्या मुद्दे थे आपकी नज़र में? सर, मुद्दे ये हैं कि थोड़ी महंगाई कम होनी चाहिए और हम गृहिणियों को घर चलाने में भी दिक्कतें आ रही हैं, बच्चों के स्कूल फीस को लेके बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो जो आने वाली जो भी सरकार हो, हम उससे यही अपेक्षा करते हैं कि महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल किया जाए। बिल्कुल, महंगाई एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्या नाम है आपका? निर्मला देवी, महमूरगंज। निर्मला जी, आपने मतदान किया, क्या मुद्दे थे जब आप मतदान के लिए ईवीएम की तरफ बढ़ी तो आपकी नज़र में क्या क्या मुद्दे थे? सर, बच्चों के पढ़ाई के लिए और महंगाई, मतलब महंगाई में कंट्रोल हो, इसके लिए ज़्यादा। आप जब मतदान करने गई तो क्या मुद्दे थे आपके इलाके में, आपके जहन में क्या मुद्दे थे? देखिए, मैं मुस्लिम समाज से अपना जो भी है रखती हूँ और मैं समाज में एक समाज सेविका भी मानी जाती हूँ, लेकिन मेरा एक ही मुद्दा है क्योंकि सबसे ज़्यादा समाज में उत्पीड़ित कौन है? मुस्लिम समाज। तो मैं ये चाहती हूँ शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, ये तीनों मुद्दा लेके मैं अपनी पूरी उम्मीद के साथ मैंने वोट किया। पढ़ाई करती हूँ? मैं स्टूडेंट हूँ 12th क्लास की। मैं ये कहूँगी कि मतलब जो भी महंगाई बढ़ा है इस टाइम, उसे कम से कम कर देना चाहिए और स्कूल, कोचिंग, घर का हर एक चीज़ और हर एक महिला जो भी है जिसके कम के कम पैसे हैं वो इस टाइम महंगाई के रूप में बहुत पीड़ित हैं, उन्हें महंगाई से कम करना चाहिए। और रहा बात स्टूडेंट लोगों का,
कि अभी यूरोप से वो मोदी जी लाए हैं, वो बहुत अच्छी बात है। और मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं यही कहना चाहूँगी हमारे पढ़ाई में, कोचिंग, हर एक चीज़ों में कमी होना चाहिए, क्योंकि मतलब मोदी जी, योगी जी, जो भी सरकार है हमारी, वो मतलब अपने साइड से तो पैसा हर एक चीज़ का व्यवस्था करते हैं, लेकिन हमारे पास नहीं आता है। मुद्दे क्या थे जब आप वोट डालने गई तो? वोट डालने गए, जो मेरी सारी बहनें जो बोल रही हैं उनका कहना भी सही है। उस माध्यम से मैं भी चाहती हूँ कि योगी जी आए। हाँ, योगी जी आए, उनका काम देखते हुए, उनके नेतृत्व में हम लोग सारी बहनें, और जो उत्साह उल्लास होती है औरतों को, जैसे हम लोग फ्रीडम घूम रहे हैं, माने उन्हीं का एक देन है जो हमें आज़ादी मिली है। अब यही आज़ादी बरकरार रहे, हम भी चाहते हैं 10 तारीख को योगी जी आए। अच्छा, कानून सुरक्षा व्यवस्था आपको लगा कि पहले से बहुत अच्छा हुआ है? बहुत 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 100% कहेंगे। आपने मतदान किया? जी हाँ, हम बिल्कुल मतदान किए हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो क्या मुद्दे थे आपके? आपने कुछ ऐसा सोचा कि हमारी बेटियों के, महिलाओं के बारे में ऐसा कुछ सोचकर आपने मतदान किया कि ये सरकार में होना चाहिए था, नहीं हुआ, ऐसा कुछ? हाँ, हमने उन्हीं लोग को ऐसे ले दिया कि वही प्रत्याशी हमारे आए आगे, कि जो हमारे बीच में काम कर सके, और अभी तक देख रहे थे उन्हीं लोग को चाहते हैं कि वही लोग आए, और इतनी खुशी थी। और लेकिन इतना सरकार से जो भी आ रहा है, तो उम्मीद यही है कि इस लॉकडाउन में सारे लोगों के घर की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है, तो उसमें महंगाई ना बढ़ाए, इस समय तो ना बढ़ाए, कम से कम गैस, पेट्रोल, सब चीज़ में उन लोग को सबको प्रॉब्लम हो रही है। तो बस इतना तो चाहते हैं कि इस समय तो कुछ तो कंट्रोल करें, और समझे हम लोग की परेशानियों को, हम महिलाओं की परेशानियों को। जी बिल्कुल। सुरक्षा के मामले में आप मानती हैं सुरक्षा में काम हुआ है? बिल्कुल सर, सुरक्षा के मामले में तो योगी राज्य में एक खौफ हो गया है हर लोग के अंदर। गुंडा माफिया से हम लोग को मतलब जो भी दिक्कतें आती थी, रास्ते में चलना दुश्वार हो जाता था, एक समय ऐसा था। और आज ये 5 साल में ऐसा दौर है कि हम लोग एकदम अपने आप को सुरक्षित पाते हैं। बस थोड़ा सा महंगाई से हम लोग परेशान हैं, बाकी और चीज़ों की हम लोग को कोई दिक्कत। घर का बजट बिगड़ते जा रहा है, और ऐसे पर सरकार से यही उम्मीद है, जिसकी भी सरकार 10 तारीख को बने, यही उम्मीद है कि कम से कम महिलाओं के बजट का ख्याल रखा जाए, यानी कि घर के खर्चे ना बढ़े, गैस सिलेंडर, खाद्य पदार्थ के सामान, इनकी कीमतें ना बढ़ें। इसी उम्मीदों के साथ इन महिलाओं ने मतदान किया है, और अब यही उम्मीद है कि अगले 5 साल जो भी सरकार यूपी में चुनकर आए, वो महिलाओं के लिए और भी अच्छे कार्य करे। प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, जहां की महिलाओं का के मन में क्या है ये आपने जाना। एक बार फिर जरूरी हो जाता है कि एग्जिट पोल के आंकड़े उत्तर प्रदेश को लेकर क्या प्रेडिक्शन कर रहे हैं आपको बता दें, तो लीजिए एक बार फिर से बता दें। 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, और सी वोटर का सर्वे कहता है कि बीजेपी प्लस को 228 से 244 सीटें मिल सकती है, एसपी प्लस को 132 से 148 सीटें मिल सकती है, बीएसपी 13 से 21 सीटों तक सिमट रही है, कांग्रेस को महज 4 से 8 सीटें मिलती नजर आ रही है, और अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो एग्जिट पोल के आंकड़े आपने देखे। एग्जिट पोल में समाजवादी पार्टी का सत्ता का सपना पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हालांकि समाजवादी पार्टी इन आंकड़ों को मान नहीं रही। एसपी की तरफ से एक पोस्टर जारी करके 10 मार्च को सरकार बनाने का दावा किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, एक बकायदा पोस्टर जारी किया गया है एग्जिट पोल के बाद समाजवादी पार्टी की ओर से, और कहा गया है कि सरकार तो उन्हीं की बनेगी। पोस्टर में क्या कुछ कहा गया है ये भी हम आपको बता दें। देखिए, ये पोस्टर है, लिखा है छल कपट धोखे के यंत्र से, शातिरों के षड्यंत्र से, गिनती होने तक डटे रहो, सतर्क रहो, सजग रहो, 10 मार्च हम ही आएंगे तय है। तो ये पोस्टर जारी कर दिया गया है समाजवादी पार्टी की ओर से एग्जिट पोल के बाद, ये कहते हुए कि दावा किया जा रहा है कि पार्टी, समाजवादी पार्टी जो है वो सरकार बनाएगी। समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन के नेता एग्जिट पोल के आंकड़ों पर यकीन नहीं कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर से हमारे सहयोगी रणवीर ने बात की है, सुनवाते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में मतदान खत्म हो चुका है और सबको इंतजार है नतीजों का, और नतीजों के पहले जो एग्जिट पोल्स आए हैं उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं जीतती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन का क्या होगा, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ ओम प्रकाश राजभर जी हैं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं। राजभर साहब, बुलडोजर भारी पड़ गया साइकिल पर? नहीं, गलत। देखिए, जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, हम उस एग्जिट पोल से सहमत नहीं हैं, ये फर्जी है। हम जनता के बीच में जो मेहनत किए हैं, परिश्रम किए हैं, जनता हम लोगों के साथ है। आप देख लीजिएगा 10 मार्च को आपको 10 बजते पहली बार पहले राउंड की गिनती होगी। आप देख लीजिएगा पहले राउंड की गिनती में तो 403 में 400 सीटों पर हम आगे होंगे पहले राउंड की गिनती में। आश्चर्यचकित रिजल्ट बता रहा हूं,
जो पोस्टल बैलेट का गिनती होगी उसमें 400 से भी ज्यादा हम जीतेंगे पहले राउंड में। ओवरऑल कितना जीतेंगे? देखिए, ओवरऑल हम सरकार, मैं बार बार कहता हूं पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बन रही है। गिनती आपको 10 मार्च को टीवी पे मिलेगा फाइनल। कुछ आपको भी जनता ने बताया होगा, आप जनता के बीच रहते हैं, तो कितने सीट्स मिल जाएंगे आपके हिसाब से? देखिए, हम बार बार आप लोगों से यही कहता हूं कि हम बहुमत की सरकार बनाएंगे। तो जीत का आधार क्या होगा? देखिए, पहले ये कृषि प्रधान देश था, अब जाति प्रधान देश है। अब जातियों के आधार पे संगठन, जातियों के आधार पे टिकट, जातियों के आधार पे मंत्री, जातियों के आधार पे मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। तो एक जाति गणित भी है। पहला तो जाति गणित है। कौन कौन सी जातियां आपके साथ हैं? देखिए, 100% मुसलमान वोट दिया, 100% यादव दिया, 100% राजभर दिया। ये इसमें तो कोई दाग नहीं है, पहली बात, ठीक ना। इसको कोई काट नहीं सकता। किसी नेता से बात करिएगा तो कहेगा हाँ, ये मानता हूं कि जहां जहां कहीं कहीं राजभर अगर लड़ गया होगा तो 10-5%, 15% वोट काट लिया होगा, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन ऑल ओवर राजभर, ओम प्रकाश राजभर के साथ ये 3 जातियां मिलकर क्या सपा गठबंधन की सरकार बना देंगे? अच्छा, आप हमको बताइए कि समाजवादी पार्टी का पूर्वांचल की अगर हम बात करें तो 19% मुसलमान है, 12% यादव, दोनों जोड़ दीजिए कितना हुआ? आप एक बात ये भी कह रहे हैं कि जाट यानी कि पूरी तरीके से हम पूर्वांचल की बात कर रहे हैं ना, हम अभी तो पश्चिम की बात कहाँ कर रहे हैं, हम तो आपको पूर्वांचल की बात कर रहे हैं। चलिए, आपकी गणित अलग बात है, लेकिन अगर आप जीतते हैं तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैं यूपी के भावी डिप्टी सीएम के साथ बैठा हूँ? आप लोग बार बार यही सवाल करते हैं। देखिए, हमारा सवाल पहला, हमारा लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना, पहला। दूसरा, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना। तीसरा, मुख्यमंत्री अखिलेश जी बनेंगे तो उनकी कैबिनेट में हम लोग शामिल होंगे। राजभर साहब, आप तो 20 डिप्टी सीएम बना रहे थे और अब जब सपा के साथ मिल गए तो खुद के नाम पे भी आप नहीं खुल के बोल। नहीं, देखिए, जब मैं बना रहा था तो मेरा जो गठबंधन बना था भागीदारी संकल्प मोर्चा, उस भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनने पर एक सीएम, साल में एक सीएम और 5 डिप्टी सीएम बनाने की बात की थे। लेकिन हमारे मोर्चे के लोगों ने तय किया कि हमारी सरकार अकेले नहीं बन सकती, हम लोगों को अब अखिलेश यादव को नेतृत्व में उनको नेता मान करके चुनाव लड़ना है। तो सब लोग अखिलेश जी को 5 साल मुख्यमंत्री बनाने की बात तय कर लिए। तो एग्जिट पोल में साइकिल सत्ता तक पहुंचती दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं को अभी भी ये उम्मीद है कि 10 मार्च को चमत्कार होगा। समाजवादी पार्टी के नेता हैं योगेश वर्मा, वो दूरबीन लेकर स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रहे हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये मेरठ के हस्तिनापुर से पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार योगेश वर्मा की है, जो दूरबीन लिए हुए आपको नजर आ रहे हैं। दूरबीन से ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं योगेश वर्मा। ये तस्वीरें जमकर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही हैं। तो उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे वैसे तो 10 मार्च को आने, लेकिन तमाम एग्जिट पोल यही अनुमान लगा रहे हैं कि एक बार फिर से बीजेपी की सत्ता में वापसी हो रही है। एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे क्या कहता है, एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कहते हैं, एक बार एक नजर उस पर भी। बीजेपी प्लस की बात करें तो 228 से 244 सीटें, एसपी गठबंधन को 132 से 148 सीटें, बीएसपी को 13 से 21 सीटें, कांग्रेस को 4 से 8 और अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो सवाल ऐसे है कि यूपी के एग्जिट पोल में कैसे जीतती हुई नजर आ रही है बीजेपी, बीजेपी की जीत की इनसाइड स्टोरी क्या है। तो यूपी के एग्जिट पोल में बीजेपी जीत कैसे रही है, कहां से बीजेपी को वोट मिल रहे हैं, एग्जिट पोल के आंकड़े अगर सही साबित होते हैं तो फिर कैसे बीजेपी ने जीत की पूरी कहानी तैयार की है, इसे समझने के लिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट आप जरूर देखिए और जानिए कि अगर एग्जिट पोल सही साबित होता है तो फिर यूपी का सियासी इतिहास कैसे बदल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी है तो विकास है। 10 मार्च की तिथि जब परिणाम आएंगे, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। इन्होंने आपको तरसाया है राम मंदिर के लिए, आज इनको वोट के लिए तरसा दीजिए। भाइयों बहनों, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। जिन्ना का वे लोग समर्थन करते हैं, हम सरदार पटेल का समर्थन करते हैं। सुरक्षा के लिए तो ये सपा की टोपी ही खतरा है।
चाचा भतीजे की पार्टी के लिए विकास तो सिर्फ ही परिवार का विकास ही उनका सब कुछ था। 10 मार्च के लिए उल्टी गिनती उनकी प्रारंभ हो रही है। कितने जोरदार छक्का लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी का स्कोर 330 पार कर जाए। उत्तर प्रदेश में क्या बाबा का जादू चलेगा? क्या उत्तर प्रदेश में योगी की वापसी हो रही है? क्या उत्तर प्रदेश के एग्जिट पोल सही साबित होने जा रहे हैं? 10 मार्च के नतीजों से पहले देश में इसी बात की जोरदार चर्चा हो रही है और हर कोई ये जानने को बेताब है कि यूपी में क्या होने जा रहा है। एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि यूपी में इस बार इतिहास बदलने जा रहा है। इस बार यूपी के वोटरों ने नया इतिहास लिखा है। 37 साल बाद यूपी अपना इतिहास बदलने की ओर है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 1985 के बाद ऐसा पहली बार होगा जब कोई पार्टी सत्ता में वापसी करेगी। 1985 में कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए वापसी की थी। नारायण दत्त तिवारी तब राज्य के मुख्यमंत्री थे। इसके बाद कभी सत्ता में किसी पार्टी की वापसी नहीं हुई। बीजेपी अगर जीत जाती है तो फिर अपने आप में यह अलग रिकॉर्ड बनेगा। इतना ही नहीं, योगी राज्य के उन 4 मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे जिन्होंने सीएम रहते सत्ता में पार्टी की वापसी करवाई। 1985 में एनडी तिवारी, 1974 में हेमवती नंदन बहुगुणा, 1962 में चंद्रभानु गुप्ता, 1957 में संपूर्णानंद ऐसा कर चुके हैं। योगी यूपी के उन 3 मुख्यमंत्रियों में से एक हैं जो अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। वैसे तो यूपी में 21 लोग मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं, लेकिन योगी से पहले अखिलेश यादव और मायावती ऐसे 2 ही मुख्यमंत्री हुए जो राज्य में 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाए। अब अगर बीजेपी जीत जाती है और योगी दोबारा सीएम बनते हैं तो 15 साल बाद पहली बार होगा जब कोई जनता के बीच से चुना हुआ नेता विधायक बनेगा। अब जरा उस चुनावी हथियार को भी जान लीजिए जिसकी वजह से योगी के नाम और इन रिकॉर्ड की चर्चा आज हम कर रहे हैं। जी हाँ, वैसे तो जीत हार के कई कारण होते हैं, लेकिन ये एक वो चुनावी हथियार है जिस पर सवार होकर योगी सत्ता में वापसी का सफर तय कर रहे हैं। आपने देखा होगा हमारे बुलडोजर की ताकत को, वो बोलता नहीं है, बड़े बड़े माफियाओं की बोलती बंद कर देता है। बुलडोजर के सामने रेंगते हुए कीड़े की तरह आज उनको नजर आप देखते हैं कि कैसे गिर जाते हैं। इस बुलडोजर की सियासी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि जो बाबा योगी आदित्यनाथ शहरों का नाम बदलने के लिए मशहूर रहे हैं, उन्हीं बाबा का नाम इस बार समर्थकों ने बदलकर बाबा बुलडोजर कर दिया। योगी के विरोधी अखिलेश यादव इस बात को लेकर चुनावी सभाओं में तंज भी कस रहे थे। अभी तक तो हम बाबा मुख्यमंत्री बुला रहे थे, अब वो बाबा बुलडोजर वाले बाबा हो गए। ये बाबा मुख्यमंत्री लौट के नहीं आने वाले, और ये बाबा मुख्यमंत्री अकेले नहीं जाएंगे, इनके साथ बुल भी चला जाएगा और बुलडोजर भी चला जाएगा। कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बुलडोजर बाबा हैं। लेकिन समर्थकों ने इस तंज को न सिर्फ ताकत बना दिया, बल्कि इस बुलडोजर से विरोधियों के सियासी सपने को ध्वस्त करने की कहानी भी लिख दी। बुलडोजर का नाम आता, सबसे ज्यादा परेशानी होती है अखिलेश जी को। उनको भी मालूम है अगर अब सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा करेंगे, अवैध खनन का कार्य करेंगे, अवैध वन कटान का कार्य करेंगे, तो सरकार का बुलडोजर उनके भवनों पर चलने के लिए तैयार खड़ा है। योगी चुनावी रैलियों में न सिर्फ बुलडोजर का जिक्र करते, बल्कि उत्साह ऐसा कि रैलियों में बुलडोजर देखकर खुश भी होते। जैसे ही पता लगा कि नेताजी यहाँ आने वाले हैं, वो अपना हेलीकॉप्टर लेकर के उड़ गए। एक तरफ विकास है और विकास के साथ साथ माफिया के खिलाफ बुलडोजर भी है। ये वही चला सकता है जिसमें दम होगा।
बुलडोजर इस चुनाव में बाबा के नाम से चिपक गया। हाल ये होने लगा कि चुनावी सभाओं में बुलडोजर लेकर आने की होड़ सी लग गई। समर्थक बुलडोजर पर सवार होकर नारेबाजी करते और इस दृश्य को देख बीजेपी के नेता खुश होते। असल में इस बुलडोजर को योगी ने कानून व्यवस्था को स्थापित करने वाले प्रतीक के तौर पर स्थापित किया है। बार बार इसका जिक्र करके ये बताने की कोशिश है कि जो कानून को हाथ में लेगा उसके खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल होगा। मऊ में मुख्तार अंसारी हो या फिर प्रयागराज में अतीक अहमद, कानपुर में विकास दुबे हो या फिर किसी और शहर का कोई और माफिया हिस्ट्री शीटर, बाबा का बुलडोजर बीते 5 सालों में इनके खिलाफ चला और खूब चला। और अब एग्जिट पोल के नंबर में जनता इसी बुलडोजर के इस्तेमाल का दोनों हाथों से इस्तकबाल कर रही है। यूपी के लोगों को योगी का ये बुलडोजर बाबा वाला स्टाइल पसंद आया, जिसका परिणाम एग्जिट पोल में दिख रहा है। तो एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक पंजाब की बात करें तो वहां पासा पलटता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बनाने के करीब पहुंचती दिख रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार हैं भगवंत मान, वो भी स्ट्रांग रूम के चक्कर लगा रहे हैं। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद कितने कॉन्फिडेंट है भगवंत मान, एबीपी न्यूज से उनसे खास बातचीत की। एग्जिट पोल के जो कल सारे आए हैं उसमें दिख रहा है साफ तौर पर आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बनाते हुए दिख रही है, इस पर क्या कहना है? देखिए, हमने मेहनत की, हमारे वॉलंटियर्स ने, हमारे वर्कर्स ने अनथक मेहनत की और पार्टी के प्रचार को, पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाया। और हमने अस्पतालों की बात की, हमने अच्छे स्कूलों की बात की, हमने मुफ्त और सस्ती बिजली की बात की, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, हमने इंडस्ट्री को वापस लाने की बात की, खेती को दोबारा फ़ायदेमंद धंधा बनाने की बात की। तो हमने कोई नेगेटिव बात नहीं की। जबकि दूसरी पार्टियां, उनके पास कुछ नहीं था, वो आपस में लड़ रहे थे, जहाँ हम पर कोई निजी टिप्पणियां कर रहे थे, कोई कुछ कर रहे थे, ये तो ये नहीं है, ये तो वो नहीं है, ये है नहीं। तो शायद इस बात का लोगों ने गुस्सा भी किया, नाराज़ भी हुए इस बात पे कि आप लोग कांग्रेस वाले या बीजेपी वाले या अकाली दल वाले के आप लोग विकास की बात क्यों नहीं करते, आपने क्या किया वो क्यों नहीं, आप क्या करोगे वो क्यों नहीं, रोड मैप क्यों नहीं दिखाते। तो इसी का मेरे ख्याल में रिजल्ट जो है परसों मिल जाएगा। मान साहब, आप जो आ रहे हैं ईवीएम देखने, मशीनें देखने, तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है कि कहीं कुछ लोग छेड़छाड़ की कोशिश कर रहे हैं या ऐसी कोई जानकारी? नहीं है, हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं। अगर जानकारी हुई तो हम दे देंगे उनको। सर, जो मार्जिन बहुत बड़ा आ रहा है, मतलब 70, 80, 90, 100 भी सीटें आ रही हैं, आपको उम्मीद है कि इतनी ज्यादा सीटें आएंगी और भी ज्यादा सीटें आ सकती हैं? देखो, पब्लिक है, पब्लिक अपना जो फतवा है वो देती है। 70 साल से 5-5 साल की इनकी बारियां थी, उसने लूटा, फिर उसने लूटा, फिर कोई ऑप्शन नहीं थी। अब कोई एक तीसरा रास्ता आया है तो कुछ भी हो सकता है, जनता जनार्दन है। हाँ जी, कितनी सीटों का आकलन है? देखो, हमने तो मेहनत की। माली का कम पानी पाना पर मशक पावे, मालिक का कम फल फुल लाना, लावे या ना लावे। और लोकतंत्र में मालिक जो है वो जनता होती है। आप पहले दावा कर रहे थे कि पंजाब के जो बड़े बड़े चेहरे हैं वो हार जाएंगे, तो वो दावा अब भी है क्या कि पंजाब के जो अकाली के बड़े बड़े चेहरे हैं, कांग्रेस के जो बड़े बड़े चेहरे हैं वो हारेंगे, या अब आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है जब बहुत कम वक्त बचा है? परसों आपको जवाब मिल जाएगा। इस समय मान साहब, विरोधी पार्टियां परसों जवाब मिल जाएगा। हम उसी वादे पे कायम है। मान साहब, एग्जिट पोल ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿੰਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ 100 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨੇ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਖਿਚੜੀ ਬਣेगी पंजाब 'ਚ। किस तरह देखते हो? दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। 2 दिन उनको खुश हो लेंगे। और तो चुनावी समर में दांव-पेच आजमाने का दौर खत्म हो चुका है। अब वोटों की गिनती का काउंटडाउन चल रहा है। 10 मार्च को नतीजे आएंगे। इस बीच नतीजों से पहले बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस वक्त की जब वो दर्शन करने के लिए पहुंचे। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाकाल के दरबार में अभिष्ट सिद्धि योग में पूजा अर्चना की। महाकाल के जो पुजारी हैं उनके मुताबिक ये योग काफी फायदेमंद है।
आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड के एग्जिट पोल में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर आई है। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो कांग्रेस को 32 से 38 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सवाल ये कि क्या कांग्रेस सरकार बना पाएगी, कांग्रेस ने चुनावी नतीजों को लेकर क्या रणनीति बनाई है, इसी को लेकर खास बातचीत की है हमारे संवाददाता ध्रुव मिश्रा ने। कल एबीपी न्यूज़ सी वोटर का एग्जिट पोल आया है, कांग्रेस को बढ़त दिखाई जा रही है। आपकी अगुवाई में ही ये जो है चुनाव प्रचार पूरा देखा गया, क्या कहेंगे? देखिए, जनभावना कांग्रेस के पक्ष में थी, बल्कि मैं कहूं कि जनभावना परिवर्तन के पक्ष में थी और उत्तराखंड की जनता खुद परिवर्तन की अगुवाई कर रही थी, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। तो जो सी वोटर का एबीपी का जो सर्वेक्षण है या एग्जिट पोल है, वो मुझे जनता के भावना के करीब लगता है। केवल इसलिए नहीं कि वो कांग्रेस को अच्छी बढ़त दिखा रहा है, बल्कि इसलिए भी मुझको ये लगता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एनालिटिकल दिखाई दे रहा है वो सर्वेक्षण। और सर्वेक्षण में कहाँ बड़ा भारी अंतर दिखा रखा है कि या इतने से इतने तक, इतने से इतने तक। तो एक ऐसा एग्जिट पोल है जिस पोल के अंदर 9-9, 10-10 सीटों का गैप दिखा रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि हालांकि गवर्नमेंट बन जाएगी। सर, मीटिंगों का दौर चल रहा है, तमाम लोग जो है नेता आए हुए हैं। भाजपा की तरफ से भी अगर बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय जी जो है रविवार से यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक चिंता का भाव है आप लोगों में कि जिस तरीके से 2016 का जो था सारा जो हुआ था, आपके सभी विधायक जो है चले आए थे, उस तरीके का। हाँ, लेकिन अब लोग समझ गए हैं। 2016 में लोग जानते नहीं थे कि ऐसा भी हो सकता है। जो कुछ किया इन्होंने वो धोखे से किया और लोग फंस गए, आ गए इनके चंगुल में, रुपये के चंगुल में फंस गए। लेकिन जब लोग समझे इनके खेल को, तो पश्चिम बंगाल में लोगों ने दौड़ाया ना इनको, और बिहार में लोगों ने दौड़ाया, और उत्तराखंड के अंदर भी यदि ये ऐसी कोशिश करेंगे तो उत्तराखंड की जनता इनको दौड़ाएगी। और जब उत्तराखंड वाले दौड़ाते हैं तो उत्तराखंड से भागना बड़ा मुश्किल होता है, नीचे सीधे गड्ढे में जाता है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।